विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या क्या है और संख्याओं के विभिन्न प्रकार जैसे कि परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और इसके बाद के वीडियो में आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है इनके बारे में जान लिए। तो आज की वीडियो में अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं, अर्थात पहले जो पढ़ी हुई बातें हैं उनका आज यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे HCF निकालने के लिए। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा शुरू करने के पहले दो शब्द आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो में पहली बार हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो लगातार निरंतर मिलते रहेंगे और अपने अन्य दोस्तों तक उनकी चिंता करते हुए उन तक शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो और सब कोई पढ़ सकें, सब पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कीजिए। आप लोगों ने पिछले वीडियो में एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया है। फिर भी यहाँ पर संक्षेप में अपन एक बार फिर से समझे लेते हैं। तो क्या होता है कि उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है या यूक्लिड प्रमेय का है, उसका कथन ये है कि यदि A और B कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो Q व R भी ऐसी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या विद्यमान होगी, मौजूद होंगी, प्राप्त होंगी अपन को कि कैसी प्राप्त होंगी कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान जहां R का मान 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। वैसे अभी अपन ने ये जो अपन ने बातें कही ये आपको कथन के रूप में है, इसको बिल्कुल एकदम सरल रूप में अपन समझे एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देख सकते हैं अपन, यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ एक संख्या लें, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर ये लिख दिए, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 35 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लिए 4, तो हम 4 का भाग दे रहे हैं 35 में, है ना। तो ये वाली संख्या आप जानते होंगे, ये कहलाती है, बीच में संख्या लिखी है भाज्य और ये कहलाती है भाजक। ये आप पिछली कक्षा में भी जान चुके हैं। अगर इसमें हम इसका भाग दे रहे हैं तो 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा कि 35 से ज़्यादा ना हो। तो 4 अट्ठे 32, 4 नाम छुत ज़्यादा हो जाएगा तो 4 अट्ठे 32, है ना। भाग दे रहे हैं, बिल्कुल सरल है ये। तो यहाँ पर घटाने पे बच गया 3, तो ये जो प्राप्त हो गया ये क्या कहला गया, भागफल, और ये जो बचा शेषफल। अब क्यों ये शेषफल बच गया, क्योंकि इसमें अब 4 का भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि 4 से छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम 35 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 35 बराबर, ये जो 35 जो लिखा है 35 बराबर काहे से भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे। तो यहाँ पर भागफल हो गया ये, और यहाँ यहाँ भाजक हो गया, और 8 क्या है यहाँ पर भागफल, और यह धन शेषफल। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 3
35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसको एक सूत्र के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये संख्या जो 35 है ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर ये 4 क्या था? भाजक। ये 4 जो प्राप्त हुआ भाजक, और गुणित यहाँ पर 8 क्या था? भागफल, है ना। भागफल धन शेषफल। तो यही तो यूक्लिड प्रमेयिका है ना। अब उसमें देखें ए और बी के रूप में हमको ये और ये संख्या यहाँ पर प्राप्त है ना। तो यहाँ पर पहले से मालूम थी ये 8 और 3 अपन को प्राप्त हुई हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बोलें कि जैसे एक संख्या है ए में अगर हम b का भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ 35 था तो यहाँ a ले लिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पर b ले लिए। अब हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ बार तो जाएगा, जैसे यहाँ पर 8 बार गया था। तो माना कि भागफल जो है यहाँ पर ये भागफल है, ये भागफल q है, भागफल q है। और यहाँ पर भाजक क्या था? भाजक था b, और भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? a है। तो अब जब हम इसका भाग दे रहे हैं अर्थात b की दूनिया या कहें कि b का q में गुणा करेंगे तो कुछ संख्या यहाँ प्राप्त होगी, यहाँ पर कुछ संख्या प्राप्त होगी, और इसमें घटाने पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ भी एक संख्या प्राप्त होगी। या तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना होगा? 0 होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं? a बराबर, जैसे यहाँ लिखे थे ना, कैसे लिखे थे? 35 बराबर, तो यहाँ 35 की जगह क्या हो जाएगा? a बराबर। तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये BQ धन R, है ना। तो a बराबर BQ धन R। तो R क्या है? शेषफल है। तो R कितना होगा? देखें जो यहाँ 3 है ना, ये तो 4 से छोटा है, अर्थात ये जो R का मान होगा ये क्या होगा? B से तो छोटा होगा। लेकिन क्या होगा कि धन यहाँ ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए ये 0 से बड़ा होगा। या कि अगर पूरा कट गया तो 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका प्रयोग करना है अपन को यहाँ पर। अब HCF भी आप जानते हैं, है ना। तो अब इसका प्रयोग यहाँ पर कैसे करेंगे, थोड़ी सा अपन सवाल करते हुए समझे लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर इसका पहला सवाल लेते हैं अपन समझने के लिए हल। तो यहाँ a और b ये संख्या होंगी, जैसे वहां पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिए थे ना, तो यहाँ पर ये दो संख्या है आपकी। अब यहाँ ये डिसाइड करना है, जैसे हमने कहा था ना कि 35 में भाग देना 4 का, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं ना, तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो कितनी है? 225 बड़ी है और 135 छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि 225 का मान बड़ा है किससे? 135 से, अर्थात हम कह सकते हैं कि 135 का भाग देना है किसमें? 225 में। तो ये पहला चरण हो जाएगा आपको, ये पहला चरण हो जाएगा। चरण 1 अपन यहाँ लिख रहे हैं ना, चरण 1 पहला चरण। तो यहाँ साइड में अपन भाग दिए ले रहे हैं फटाक से। 225 ये लिखे अपन ने, इसमें 135 का भाग देना है, तो ये 90 शेषफल बचा। ये पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो इसलिए चरण आगे जाएगा, दूसरा चरण भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम कैसे लिख सकते हैं? ये था ना a बराबर BQ प्लस R, इस रूप में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर a की जगह पर कौन सा स्थान ले लिया? ये कहलाया a, ठीक है। ये भाग काय का दे रहे हैं 135 का, तो ये कहलाया b। भागफल क्या आ गया? तो ये कहलाया q, और ये क्या कहलाया? शेषफल ये r। तो इसको इस फॉर्मेट पे आप जमा सकते हैं कि कैसे? 225 बराबर 135, b का मान पहले लिख दिए 135, गुणित कितना? 1 धन शेषफल कितना हुआ? 90। अब चूंकि शेषफल, ये पहला चरण पूरा हुआ। अब ये अपन को कब तक करते जाना है? ये चरण, ये प्रक्रिया कब तक करते जाना है? ये भाग की क्रिया, विभाजन की क्रिया, जब तक कि शेषफल शून्य
ना हो जाए। देखें आगे कैसे। अब यहाँ पर हमको दो संख्या ये देखना है। अभी इन दोनों की तुलना किए थे, अब इसकी और इस संख्या की तुलना करना है। 135 और 90 की तुलना करना है। ये चरण 2 कहलाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते थे चरण 1, यहाँ लिख दें। ये चरण 1 था, पहला चरण था। अब चरण 2, चरणबद्ध प्रक्रिया ही तो एल्गोरिथम है, यही तो एल्गोरिथम है जो हो रहा है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब दूसरे चरण में हम क्या देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में, है ना, जो बचा। तो यहाँ कहेंगे 135 का मान बड़ा है कैसे, 90 से। तो अब फिर से भाग देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ मिटा दें। बिल्कुल आसान है विद्यार्थी, बहुत सरल है। लगातार भाग देने की प्रक्रिया है एक प्रकार से, सतत विभाजन विधि जैसे। तो यहाँ पर अपन 135 लिखे अपन नहीं है, और भाग देंगे 90 का, है ना। तो अगर 2 बार लेंगे देखें तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में। तो इसलिए हम एक ही बार लेंगे। तो यहाँ आया 90। अब इसको अपन ने घटाया तो यहाँ 5 बच गया। अब यहाँ पर 13 में से 9 गए ना, तो ये 4 हो गया। यहाँ तो अब कट गया, कुछ नहीं बचा। अभी भी शेष फल शून्य नहीं आया, तो इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पर यहाँ पर अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ी सी विचार कीजिए। ये जो सबसे बड़ी संख्या थी, जो भाज्य था, वो ए कहलाया, ये ए का मान, ये बी का मान। भागफल कहला रहा है क्यू और शेषफल कहला रहा है आर। इतना सा तो अपन को ध्यान रखना है कि भागफल क्यू और शेषफल आर। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, 135 बराबर बी क्यू। तो बी को पहले लिखेंगे 90 गुणित क्यू। क्यू का मान कितना, 1, धन शेषफल कितना, 45। अब चरण 3, तीसरा चरण चलेगा। अब तीसरे चरण में हम किन को लेंगे, फिर से ये जो शेषफल बचता है और यहाँ जो इसका भाजक था, तो ये दोनों संख्या ली जाएंगी, ये दोनों संख्या ली जाएंगी, ये वाली और ये वाली संख्या ली जाएंगी फिर से, है ना। तो यहाँ फिर लिखेंगे कौन सी बड़ी है, देखें ये बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 90 का मान बड़ा है 45 से, है ना। तो अब यहाँ पर फिर भाग देने की प्रक्रिया अपनाएंगे इसको। ये आप साइड में अपन कर सकते हैं, कच्चा काम करके ऐसे ये लाइन खींच करके, या कहीं भी आप एक्स्ट्रा पेज पे कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अब भाग देने की प्रक्रिया यहाँ पर हमने लिख दिया कि 90 का मान बड़ा है 45 से। 90 में भाग देंगे 45 का। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे 45 का जस्ट डबल होता है 90, तो 2 बार जाएगा ये। अब यहाँ पर घटा देंगे तो शेष फल बच गया 0। अब ये प्रक्रिया हो गई समाप्त। इसको कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा कर सकते हैं यहाँ पर कि 90 बराबर ये 90 बराबर बी क्यू यानी 45 गुणित 2 धन 0। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि 45 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये कौन संख्या थी जो प्रमुख रूप से थी, 135 और 225। इनका HCF कितना निकल आया, काय का भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, 45 का भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है। इसलिए HCF बराबर कितना आ जाएगा, 45। चूंकि 45 का भाग देने से शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी, विभाजन की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी और इसका HCF निकल जाएगा। इसलिए HCF कोष्टक बना करके लिख दीजिए कि किस किस का HCF आपने निकाला है। 135 अल्प विराम लगा करके 225 फिर कोष्टक बंद बराबर किसका भाग देने से, 45 का। ये 45 निकल आया। तो ये जो आंसर जो 45 निकला, HCF जो निकला यानी हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि 45 एक ऐसी सबसे
बड़ी से बड़ी संख्या है। 45 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इसमें भी, 225 में भी और 135 में भी पूरा पूरा जा सकता है। महत्तम समापवर्तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो विद्यार्थियों कितनी सरल प्रक्रिया है। तो अब आप लोग बिल्कुल इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये सेकंड प्रश्न और थर्ड प्रश्न इसका करेंगे, और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम इसका ज़रूर हल बताएंगे, है ना। पर आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि गणित प्रैक्टिस का विषय है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपसे कैसे बनेगा। तो विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। तो प्रश्न दूसरा इस टाइप से है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक ये आप लोगों ने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। फिर भी वह सभी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, 2 से भाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब संख्या विषम संख्या है। या ऐसी संख्या जिनमें इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 आए, ये सभी संख्या विषम संख्या है। तो यहाँ पर बात यही हो रही कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर सभी में ये बात देखें, 6, 6 और 6 सब कुछ सभी में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है। और जो आपने यूक्लिड प्रमेयिका में देखा था कि A बराबर BQ+R, तो अगर हम इनको यहाँ पर रखने की कोशिश करें तो ये देखें, यहाँ पर 6q+1, फिर यहाँ पर 6q+3, फिर 6q+5 है ना, ये सभी संख्या में। तो क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, एक बात काम आ रही है कि B के स्थान पर क्या है, 6, और A कोई दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। यानी आप लोगों ने ये पता लगा लिया कि जो भाग देने वाला है, जो भाजक है B, वो B का मान क्या होगा, 6 होगा। यानी 6 से भाज्यता पर हमें यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यहाँ विद्यार्थियों अपन मान लेते हैं शुरू में, माना A कोई कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा अभी क्या निष्कर्ष निकाले कि B बराबर 6 है ना, 6 हो तो A बराबर क्या होगा, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आपने पढ़ी थी, A बराबर BQ+R है ना, ये वाला सूत्र था, A बराबर BQ+R से। तो क्या होगा A का मान, तो A बराबर BQ, तो B मतलब क्या है, B का मान कितना है, 6, तो 6q+R इस टाइप से होगा, है ना, A का मान। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कौन से कहाँ से आ गया, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ+R। ठीक है, पूरा कर दीजिए, जहां R का मान कैसा रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा रहना चाहिए, B से छोटा रहना चाहिए। ये अपन ने साइड में अपन ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर B का मान क्या है आपके लिए, ये 6। R का मान अपन क्या मान सकते हैं, क्योंकि 6 से विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए R के संभव मान कौन कौन से होंगे विद्यार्थियों, R के संभव मान किससे छोटा होगा, R B से छोटा। तो यहाँ B क्या कहला रहा है, यहाँ पर आपने लिखा 6, तो B बराबर 6, यानी 6 से छोटा, तो 6 से छोटा और 0 से बराबर या उससे बड़ा, तो R के संभव मान 0 हो सकता है, पूरा अगर भाग चला गया तो 0, या कि फिर 1 या 2 या 2
या 3 या 4 या 5, पर 6 नहीं होगा, है ना। 6 से तो छोटा होगा, तो r की संभव मान हुए। अब यहाँ पर बारी बारी से r के मान ये रखते जाइए। आप यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर यहाँ पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, यानी कि 6q बस रहेगा। फिर r बराबर 1 रखने पर, ये एक एक करके रखते जाइए ये, तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर r की जगह 1 रख दिए तो 6q प्लस 1 यहाँ पर रख दिए, है ना। फिर r बराबर कितना रख दें 2, r बराबर 2 रखने पर ये, तो कितना हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। फिर r बराबर 3 रखने पर ये, ऐसे कर करके, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो a बराबर यहाँ पर ये देखें 6q, तो 6q प्लस 3 रख दिए। r बराबर क्या रख दें अब 4 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। फिर r बराबर कितना 5 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, ये हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कौन सी संख्या सिलेक्ट करना है, विषम। तो देखें विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें, ये विषम है 1, 3 और ये 5 विषम है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि सवाल में विषम है ना, चूंकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। तो इसलिए यह किस रूप का नहीं हो सकता, 6q के रूप का नहीं हो सकता, इसलिए 6q या 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, है ना। क्योंकि के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है ना, ये हो गया। तो जब 2 से विभाज्य है तो क्या आंसर आ गया आपके पास कि विषम संख्या कौन सी होंगी, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना। तो इसलिए या अतः ये जो क्वेश्चन था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना इस रूप का होता है ना। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q प्लस 1, फिर अल्पविराम 6q प्लस, फिर 3, 1, 3, 5, यह 6q प्लस 5 के रूप में होगा। तो ये विद्यार्थी उसको अपन ने लिख करके समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं। विद्यार्थी कहलाते हैं इबारती सवाल। ये जब तक समझ में नहीं आते जब तक इबारत में लिखे हुए प्रत्येक शब्द का अच्छी तरीके से हम अर्थ नहीं समझ पाते। तो इसलिए पहले कोशिश करें कि इसका अर्थ समझें, ठीक है। तो सवाल को एक बार फिर आराम से पढ़ेंगे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। परेड यानी तो आप जान ही चुके होंगे, 26 जनवरी 15 अगस्त में आप लोग भी परेड की प्रैक्टिस किया करते हैं ना, जैसे कदम ताल शुरू करते हैं लेफ्ट राइट ऐसे नहीं करवाते हैं। हाँ, याद आ गई आपको, है ना। तो वैसे ही एक 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है। तो इसमें 32 जब परेड होती तो आगे बैंड पार्टी चलती ना, बैंड वाले बजाते हुए चलते। तो इसमें क्या होता है, 616 सदस्य हैं और 32 कैसे सदस्य हैं, बैंड वाले, है ना। ये बैंड मास्टर कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हुए, 616
और 32, यानी 32 ये बैंड है अपने पास, और ये इतने मेंबर है, सदस्य है। अब प्रश्न क्या कहा आगे, यहाँ पर ये अपन ने ये चीज़ समझी कि सदस्य कितने 616 और बैंड कितने हैं 32 है। अब प्रश्न क्या कर रहा है आगे कि बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि जैसे आप पंक्तियाँ में प्रेयर वगैरह प्रार्थना में पंक्तिबद्ध होकर के खड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये कहा गया कि शुरू में कौन खड़े होंगे, यहाँ पर शुरू में जैसे बैंड वाले खड़े होंगे, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ये आप ही ये जो निर्धारित करना है ना। तो सामने बैंड वाले, फिर इसके पीछे क्या हो जाएंगे, इसके पीछे रहेंगे सदस्य, रहेंगे ये सदस्य इस टाइप से। तो ये कहला गया एक स्तंभ, ये कहलाया एक स्तंभ, एक लाइन जिसको आप कहते हैं। इसी प्रकार से फिर यहाँ कुछ आगे बैंड वाले रहेंगे, लेकिन हर शर्त ये है समान, लिखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले, तो जितने यहाँ उतने ही यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ बैंड वाले होंगे, ये है ना। फिर इनके पीछे क्या होंगे, सदस्य रहेंगे, सदस्य भी समान होने चाहिए हर लाइन में, बैंड भी समान होने चाहिए। तो ऐसे कितने अधिकतम स्तंभ होंगे, लिखा है ना, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना कि कितने ऐसे स्तंभ होंगे, कितनी लाइनें इस टाइप से रहेंगी। तो विद्यार्थी यहाँ पर बात आ रही है अधिकतम, और अधिकतम यहाँ इसका अधिकतम, यानी जो इससे भी लिया जा सके और जो इससे भी लिया जा सकती, वह अधिकतम संख्या लेनी है जो इससे भी ली जा सके और इस ग्रुप से भी ली जा सके। याद आ गया, यही तो महत्तम कहलाता है। HCF महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों में उसका पूरा भाग चला जाए, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। अब तो इजी है ना, कैसे निकाल सकते, यूक्लिड विभाजन क्रमिका से भाग दे करके एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो विद्यार्थियों, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने जान लिया भी कि 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर अपन लिखे देते हैं कौन सी विधि से, यूक्लिड, क्योंकि अपन ने यही पढ़ी है, अपन ने विधियाँ तो बहुत है HCF निकालने की, लेकिन इस अध्याय में यही सजेस्ट की गई, तो अपन इसी का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इस चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथम कहलाएगी, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे दोनों कौन सा बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे चरण 1, पहला चरण शुरू हो गया। यहाँ लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 32 का आपको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 616 और 32 और भाग देते हैं भागफल, ये भागफल, और ये क्या कहलाया, शेषफल, है ना, शेषफल, यानी ये कहलाया R अपना, ये कहलाया Q, ये कहला रहा अपना B, ये कहला रहा A। तो क्या है, A बराबर BQ, है ना, A बराबर ये था ना, चूंकि A बराबर BQ प्लस R ये था, और R का मान कैसा होना चाहिए, R का मान 0 से बड़ा बराबर और B से छोटा। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 616 बराबर, जैसे A बराबर तो 616 बराबर BQ, तो B का मान 32, बिल्कुल इसमें भरते जा रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद क्या लिखा, Q का मान कितना हो गया 19 प्लस R का मान कितना हो गया 8। तो अब यहाँ पर BQ प्लस R, तो अब ये इसमें अपन को इसका फिर से भाग देना पड़ेगा, चूंकि शेषफल नहीं आया शून्य, लिखेंगे चरण 2 सेकेंड चरण, यहाँ लिखेंगे चूंकि 32 बड़ा है 8 से, तो इसलिए फिर से भाग देने की प्रक्रिया अपनी। तो 8 चौके 32 होता है, तब तो आप क्लियर कर लिए, ये 32 8 से भाग दे रहे हैं, 4 बार में पूरा चला गया, शेषफल 0 आ जाएगा। तो कैसे लिख देंगे, 32 बराबर ये कहलाया B, ये कहलाया Q, BQ यानी 8 प्लस 4 बराबर प्लस 0, है ना।
तो यहाँ कैसे लिखेंगे, चूंकि किसका भाग देने पर, 8 का भाग देने पर, है ना। चूंकि 8 का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए HCF निकल आया आपको कितना, यहाँ लिख दें हम, इसलिए HCF किसका निकल आया, इन दोनों का, यानी 616 और 32 का HCF बराबर 8। तो स्तंभों की संख्या निकल आई। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आंसर लिख देंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं इसका हल आपको समझ में आ गया है। तो यदि आपको समझ में आ ही गया है तो इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा बिना देखे। और एक उदाहरण का सवाल भी है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उदाहरण नंबर 4। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू और 130 बादाम की बर्फियां हैं जिन्हें वह ट्रे में जमाना चाहता है। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से जमाना चाहता है कि ट्रे में वे न्यूनतम स्थान घेरें। तो न्यूनतम स्थान कब घेरेंगे, यहीं पर प्रश्न का रहस्य छुपा हुआ है। ये ना सोचिएगा कि सर यहाँ तो अधिकतम लिखा था तो हमने HCF निकाल लिया। यहाँ पर ट्रे में पूछ रहा कि न्यूनतम स्थान घेरेंगे। न्यूनतम स्थान कब घेरेंगे, कि जब अपन उन जो ढेरियाँ लगाएंगे मिठाई की, काजू और बादाम की, उनकी क्या होगी, ऊंचाइयाँ अधिक होंगी, अधिक ऊंचे ऊंचे होंगे, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ भी HCF निकालना है। तो ये वाला प्रश्न आपके उदाहरण में है, इसको जरूर हल कीजिएगा। विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज की विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो लगातार मिलते रहें। और आपके साथियों तक, कम से कम 1 या 2 साथियों तक जिनसे आपका संपर्क है, तो वहाँ तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे सबका भला हो, सभी लोग पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो विद्यार्थी, मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।